आप सबका एक बार फिर से रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस खास पहल में स्वागत है। आप जानते हैं कि पॉडकास्ट सीरीज़ में हम ऐसी तमाम हस्तियों से मुलाकात करते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं और साथ में वो एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, खासकर हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आज किसी विद्यालय में हैं, मध्य प्रदेश या हमारे हिंदुस्तान या बाहर भी इस प्रोग्राम को जहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ सब में कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। वो अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करते हैं ताकि ये साइंस कम्युनिकेशन का जो मिशन है जिसमें वो हमारे साथ एक साथी के रूप में जुड़ सकें। आज इस एपिसोड के अगले पड़ाव में हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कांत दास, जो कि वर्तमान में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अबू धाबी कैंपस में साइंटिस्ट हैं। आप न्यूरोसाइंस एंड बायोफिजिक्स से हैं, आप इस फील्ड में वहाँ पे अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और साथ में आप रिसर्चर्स कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं यूनिवर्सिटी में। और आपकी जर्नी भी कमाल की है, जहाँ तक हमारा पुराना एक उनका अंडरस्टैंडिंग है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम उनका जाने, उन्हें थोड़ा डिकोड करें तो उनकी रिसर्च लाइफ में काफ़ी एक लंबी जर्नी रही है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से बढ़ते हुए ऑस्ट्रिया पहुंचते हुए और अब नाउ ही इज़ इन अबू धाबी यूनिवर्सिटी, स्पेशली इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एट अबू धाबी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद कांत दास जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर दास, चूँकि आप हमारे साइंस सेंटर में आए हुए हैं, आप साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन में भी इंटरेस्ट रखते हैं और इतने लंबे वर्षों की यात्रा के बाद आप एक लीड कर रहे हैं रिसर्चर कमिटीज़ को, आप बायोफिज़िक्स में और न्यूरो साइंस में आपकी एक गहन समझ भी है। परंतु उन सब से पहले हम जानना चाहेंगे हमारे विजिटर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बीइंग स्टूडेंट, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम स्कूल डेज और कैसे आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अबू धाबी कैंपस तक पहुंचे। जी बिल्कुल, मेरा जन्म एक्चुअली एक बहुत ही छोटे जगह में हुआ, वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन में, बैंडल नाम है उस टाउन का। वहाँ से मैंने पढ़ाई की और बचपन से ही मुझे जो लगता है कि हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है जानने के लिए, लेकिन एक जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसके क्यूरियोसिटी को सिस्टमेटिकली किल कर दिया जाता है। मेरे केस में मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से मुझे जानने की इच्छा थी बचपन से ही कि कोई चीज़ ऐसे क्यों होता है, हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ दिख रहा है वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो ये उत्सुकता थी बचपन से ही और यही कारण था कि मैं आगे फ्यूचर स्टडीज़ में मैं रिसर्च लाइन में जाना चाहता था। फिर मैंने बंगाल से निकल के मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने स्नातक का पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद मैं मुंबई चला आया। मुंबई में आके पर्टिकुलरली उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं रियली ब्रेन और न्यूरो साइंस फील्ड में जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉक सुने तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया कि ये जो 1.5 किलो का जो मास है हमारे स्कल के अंदर, ये पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही है, तो ये कैसे काम करती है। तो ये इंटरेस्ट मुझे न्यूरो साइंस की तरफ ले गया और मैं बायोफिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स के टूल्स को यूज़ करके ब्रेन को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने वहाँ से पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मुझे ऑस्ट्रिया में जॉब मिला। वहाँ के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ साल काम किया, उधर भी मैंने न्यूरो साइंस में ही काम किया। फिर जब मुझे ट्रांजिशन करने का टाइम था तो उस टाइम बहुत सारे ऑफ़र्स थे मेरे पास, लेकिन मैं इंडिया के पास भी रहना चाहता था, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में भी काम करना चाहता था। तो उस टाइम मुझे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ऑफ़र मिली। एक पर्सनल रीज़न भी है, मेरी वाइफ भी साइंटिस्ट है और उनको भी सेम टाइम पे पोजीशन मिला, तो हम दोनों मूव किए यहाँ पे। मैं काफ़ी खुश हूँ और इंडिया के पास हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया से रेगुलरली आता जाता रहूँ, कंट्रीब्यूट करूँ और बच्चों को प्रोत्साहित करूँ। जी, बहुत कमाल की बात है। और जो आपकी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी है, तो न्यूरो साइंस की आप बात कर रहे हैं, आपने बड़ा आम भाषा में बहुत सहजता से बताया कि 1.5 किलो का जो अंदर मास हमारा है, वो लगभग वेट जो हमारे ब्रेन का है, जो स्कल के अंदर छिपा हुआ है, जिसे रिचर्ड डॉकिंस सेल्फ जीन के नाम में जब लिखते हैं तो हम सेल्फिश ऑर्गन भी कहते हैं, जो अपनी एक्सपेंशन के लिए इस प्लैनेट पे इतने सालों से, इतनी सदियों से, मिलेनिया से वी आर एक्सपैंडिंग ऑन इट। आपने ब्रह्मांड की समझ करने वाले उस मस्तिष्क में इंस्पिरेशन पाई। आपको जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे बताएंगे कि आज का जो युग है मॉडर्न एज में, न्यूरो साइंस किस स्तर पे ग्लोबली काम कर रहा है, हमारे
इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो अगर इस फील्ड में अगर रुचि रखते हैं और ब्रेन में, जो कि बहुत क्यूरियस चीज़ है, आज हम जितना यूनिवर्स को समझने के लिए पेचीदगियाँ महसूस करते हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे कहीं कम नहीं बल्कि बराबरी का टक्कर होगा कि आज भी हम हमारे ब्रेन को बेहतर समझने के लिए पूरी दुनिया में लीडिंग रिसर्च चल रही हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं इस न्यूरो साइंस के, खासकर ब्रेन के ऊपर? जी बिल्कुल। सो बेसिकली अगर मैं ब्रेन के बारे में बात करूँ तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इनफैक्ट कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ब्रेन है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ब्रेन जो है कुछ सेल्स से बनी होती है जिसको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब ये नर्व सेल या न्यूरॉन कितने हैं, अगर सिर्फ इसके बारे में बात करें तो ये 80 बिलियन ऑन एन एवरेज है। तो ये 1.5 किलो के मास में 80 बिलियन न्यूरॉन। आपको आइडिया दूँ तो अगर हम एक न्यूरॉन को 1 सेकंड में काउंट करते हैं तो 10 न्यूरॉन को काउंट करने में 10 सेकंड लगेंगे। ये सारे न्यूरॉन को काउंट करने में करीबन 1300 साल लग जाएंगे। इतना ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है और एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसको समझने के लिए बहुत टाइम से इसको ब्लैक बॉक्स माना जाता था। हम समझ नहीं पाते थे कि ये कैसे फंक्शन करता है। लेकिन फिज़िक्स में और बहुत सारे एडवांसमेंट्स के कारण बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए, जैसे MRI, फंक्शनल MRI, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स के कारण हम ब्रेन के इनर वर्किंग्स को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम समझ पा रहे, बहुत अभी जर्नी बाकी है, लेकिन पर्सपेक्टिव में बता दूँ तो हमारा ब्रेन जो है सिर्फ हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव ऑर्गन है क्योंकि ये 20% एनर्जी लेती है हमारे बॉडी का। इसका मतलब कि इसको फंक्शन रखने के लिए जो हम ऊर्जा है हमारे पूरे बॉडी का, उसमें से 20% जा रहा है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत ही फैसिनेटिंग है और इसको बहुत अलग अलग एंगल से हम इसको समझ सकते हैं। फिजिक्स एंगल से, न्यूरोसाइंस एंगल से, कंप्यूटेशनल एंगल से। बहुत स्कोप है इस फील्ड में। आजकल बहुत सारे कंपनीज इन्वॉल्व है समझने के लिए। न्यूरो टेक्नोलॉजी एक विषय आ गया है जिसको आप न्यूरो साइंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं तो वो न्यूरल नेटवर्क्स पे फंक्शन करता है। तो डायरेक्ट वो न्यूरो साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिंक है वहाँ पे। तो इंडिया में समझने के लिए कई सारे न्यूरो साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो आजकल न्यूरो साइंस पे। गुड़गांव की बात करें, NBRC। जी, NBRC गुड़गांव। और बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ब्रेन सेंटर है। तो बहुत सारे सेंटर्स अभी ओपन हुए हैं न्यूरो साइंस के लिए। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप कोई भी डोमेन में आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आप किसी भी फील्ड से आप इसमें आ सकते हैं क्योंकि सारे अप्रोचेस से ब्रेन को समझने की कोशिश की जा रही है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूरो साइंस और बायोलॉजी स्ट्रीम से ही जाना है। आप किसी भी स्ट्रीम से आप इसमें आ सकते हैं और बहुत स्कोप है। नेचुरली वेस्ट जो है इस पहल को पहले स्टार्ट किया, बट इंडिया भी बहुत एडवांस लेवल पे उसको कैच कर रहा है। हम बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं इस फील्ड में, तो बहुत स्कोप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, बड़ी कमाल की बात है। न्यूरो साइंस को लेके आपने जो बात कही, आपने ब्लैक बॉक्स का जिक्र कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री में एरोप्लेन्स की बात करें, अगर हम फाइटर प्लेन्स जो भी है, कि वो अपनी पूरी खास इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर स्टोर करता है। एंड नाउ वी आर डिकोडिंग इन अ सेम, आई थिंक बहुत बेहतर आपने एक उसका एक एग्जाम्पल दिया कि ब्रेन को हम क्या समझ रहे हैं। अब वो ब्लैक बॉक्स खुल रहा है और हम सब की क्यूरियोसिटी और साइकोलॉजिकली भी हम ब्रेन को बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जैसे ब्रह्मांड को समझना आज भी उतना चुनौती हमें महसूस होता है, ब्रेन भी है। तो बायोफिजिक्स में आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज नाउ यू आर एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इन अबू धाबी। वहाँ आप क्या देखते हैं कि ग्लोबली वर्ल्ड सिनेरियो में बायोफिजिक्स का क्या रोल है, और कंटेम्प्रेरी टाइम में जब टेक्नोलॉजिकली AI इज़ टेकिंग लीड, तो कैसे ये साइंस और टेक्नोलॉजी की सिनर्जी आप अभी फ्यूचर में देख पा रहे हैं और वो किस तरीके से बदलाव ला सकती है या प्रोबेबिलिटी है? जी, सो फिज़िक्स एक्चुअली हर एक चीज़ में है, लॉज ऑफ नेचर में है, सारे टेक्नोलॉजी में फिज़िक्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बायोफिज़िक्स का मतलब है फिज़िक्स को यूज़ करके आप बायोलॉजी को समझ रहे हैं। यहाँ पे बायोलॉजी ब्रेन है। तो मैं न्यूयॉर्क में क्या कर रहा हूँ कि एक नर्व सेल है, नर्व सेल कैसे फुली फंक्शनल हो जिससे आप इंफॉर्मेशन
ट्रांसफ़र कर सके। ये नर्व सेल जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है। मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन को सेंस हो रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास हुआ। तो इस इन्फॉर्मेशन में कई बार ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, मैं उस ब्लॉकेज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंसेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। द रीज़न बीइंग कि अप्लाइड साइंस को ही हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो फंडामेंटल साइंस है वो हम पहले समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में। जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क को पहले समझा और उसको अप्लाई किया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो सिनर्जी है बिटवीन फंडामेंटल साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो और टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही डीप है और ये इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते एक्चुअली। तो डेफिनेटली ये बहुत सारे फील्ड में इसको समझने की कोशिश की जा रही है और इसका सिनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी है और तो अब तो साइंस में सिल्वर बाउंड्रीज भी नहीं रह गई हैं, बिकॉज नाउ वी आर इन द ईरा जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बहुत कोलैबोरेटिवली और एक दूसरे के डोमेन में भी काम कर रहे हैं। तो अब जैसे कि आप साइंस सेंटर में हैं, आप साइंस म्यूजियम मूवमेंट को भी बड़ा करीब से देखते हैं। हमारी काउंसिल के कई साइंस सेंटर, भारत में 26 साइंस सेंटर सभी फंक्शनल हैं अंडर दी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जो कि एक साइंटिफिक यूनिट है, नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस साइंटिफिक बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इस साइंस पॉपुलराइजेशन को कैसे देखते हैं? और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से चूँकि आप जुड़े आए हैं, तो आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली आज मैं साइंस सेंटर का टूर ले रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स, वर्कशॉप्स हो रहे हैं और कई सारे जो फंडामेंटल साइंस के प्रिंसिपल्स को डिस्प्ले किया गया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं अगर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि एक बच्चा जन्मजात क्यूरियस होता है, लेकिन सिस्टमैटिकली थ्रू आवर स्कूलिंग सिस्टम उसके क्यूरियोसिटी को किल कर दिया जा रहा है कहीं पे। तो एक एडल्ट जो है वो नॉन क्यूरियस चाइल्ड है अगर देखूँ तो इस सेंस में। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू मुझे लगता है कि उस क्यूरियोसिटी को जिंदा रखा जा रहा है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि अगर बच्चे सोचना अगर छोड़ दें तो वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और यही, और अगर बच्चे सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और हम सबका उन्नति होगा। तो ये जो सोचने का तरीका है वो जब वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो फंडामेंटल चीज़ उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है उसको यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो ब्रेन में बहुत अच्छे से वो इनग्रेन होता है और वो इन्फॉर्मेशन रिटेन होता है, उनकी समझ बढ़ती है और वो आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो साइंस सेंटर कर रही है, खास करके भोपाल में मैंने विजिट किया, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और ये मिशन आपका बहुत ही, आपको मोर पावर टू यू कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बच्चों को लाएं, उनको इससे जोड़ें, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपसे जुड़े और वो एक्सपीरियंस करें साइंस को, इसके प्रिंसिपल्स को बेहतर समझें, जिससे भारत का जो फ्यूचर है वो और ब्राइट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमाल की बातें हमारे साथ साझा की। चूँकि समय जो है बड़ा यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन है, क्वांटिटी हम जिसे कह जरूर सकते हैं 4 डायमेंशन, तो वो हम सब के लिए समय सीमा है। लेकिन आपके इतने इंस्पिरेशनल डायलॉग्स के साथ, बातों के साथ, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपसे हम एक फुल फ्लेज टॉक के लिए भी जुड़ेंगे। आपके समय जब परमिट करेगा वर्चुअली हम जुड़ेंगे आपसे, ताकि ये ब्रेन की जो पेचीदगियाँ हैं या जिज्ञासा है या उससे कौतूहल का निर्माण जो है और बड़े स्केल पे हमारे बच्चों में, स्कूल्स ऑडियंस में और स्टूडेंट्स में हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और साइंस सेंटर के इस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करने के लिए, आपके विज़न को हमारे साथ साझा करने के लिए। अंत में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम से क्या होता है कि ब्रेन में अलग अलग रिदम्स होते हैं, 5 टाइप के रिदम्स हैं, वो रिदम्स में शिफ्ट होने की पावर कम हो जाती है। ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में फोकस करते हैं तो वो आइडलिंग रिदम उसको कहते हैं हम लोग न्यूरो साइंस में, तो वो रिदम इफेक्ट हो जाती है और लोग जो है इडियट बन जाते हैं। इसीलिए वो पहले टीवी को इडियट बॉक्स कहते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बाहर निकलें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, एक्सरसाइज करें, स्लीप ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करें और वो जो जिज्ञासा है उसको किल ना होने दें। स्क्रीन टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको वो एडिक्टिव बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जिससे आप उससे डोपामिन फ्लक्स को एक्सपीरियंस करें, आपको एडिक्शन हो, जिससे टेक्नोलॉजी कंपनी को फ़ायदा, उसमें ना फंसे। आप यूज़ करें टेक्नोलॉजी को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, बस उतना ही, उसको एडिक्शन ना होने दें।
और हमेशा क्यूरियस रहें। थैंक यू सो मच इतनी कमाल की बातें करने के लिए। हमेशा क्यूरियस रहें। क्यूरियोसिटी ही हमारे इस प्लैनेट पे इतने मिलीनियर तक सर्वाइव करके एडवांसमेंट के लिए, और वन डे वी मे बी मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज, जैसे कुछ लोग आमादा हैं इसको मार्स तक ले जाने के लिए। तो डेफिनेटली ऑन दिस नोट हम यहाँ से आपसे विदा लेंगे। पॉडकास्ट की इतनी कमाल की सीरीज़ में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो अपनी अपनी दुनिया से बेशुमार साइंस और टेक्नोलॉजी में एक शख्सियत होते हैं। आज डॉक्टर आनंदा कांत दास हमारे साथ थे, जो खुद भी एक इंस्पिरेशन है। भारत से पढ़े हैं, हमारे ही यूनिवर्सिटी सिस्टम से, हमारे TIFR से आप बोले, उसके बाद PhD करने के बाद वो आगे उन्होंने रिसर्च की, और टेक्नोलॉजी के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए हमें बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का डिसीजन लेना। और अंत में जो मुझे भी लगता है, स्लीप बहुत बड़ी मेडिसिन है। वर्ल्ड में आप कहीं भी किसी भी रिसर्च के नतीजे देखें, अच्छी नींद ही बहुत सारी चीज़ों का निदान है। उसी नोट पे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की पूरी टीम की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें। आप जो QR कोड हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करके हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, ताकि कमाल की जो चीज़ें, गतिविधियां हमारे यहाँ हो रही हैं वो आप तक पहुँचती रहें। इसी बात पे एक बार फिर डॉक्टर दास और हमारी पूरी साइंस सेंटर की टीम की तरफ से आप सबसे हम यहाँ विदा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।